तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुक्ला जी एजुकेशन में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 11 जून सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में सेम टू सेम आ गए हैं। सभी प्रश्न रियल और ऑथेंटिक होंगे और हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हुए चलेंगे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम चल रहा है, इसी लेवल को ध्यान में रखते हुए हमने आरआरबी एनटीपीसी 10+2 लेवल के नोट्स तैयार किए हैं। तो आप वो नोट्स ले सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे। करंट अफेयर, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी के भी नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। जिन लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है वो लोग आरआरबी ग्रुप डी के भी नोट्स ले सकते हैं। ये सभी नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में अवेलेबल हैं। इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर 149 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड करना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे स्क्रीनशॉट, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। नहीं तो आप इस पर मैसेज करके या फिर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, मास्की शिलालेख कहाँ से संबंधित है, कहाँ पर स्थित है मास्की शिलालेख? कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर असम? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है मास्की शिलालेख। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दें। देखिए, तो मास्की शिलालेख जो सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख है। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि जो मास्की शिलालेख है वो किस सम्राट से संबंधित है, तो सम्राट अशोक का है। ठीक है, भारत के कर्नाटक राज्य में रायचूर जिले के मास्की गांव में स्थित है। यह मास्की नदी के किनारे है, जो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इस शिलालेख को 1915 में सी बिडन के द्वारा खोजा गया था। तो खोजकर्ता का भी नाम हमने आपको बता दिया है, सी बिडन के द्वारा इसको खोजा गया था। अगला प्रश्न है, देखिए करंट अफेयर का, 2024 महिला यूएस ओपन किसने जीता है? आर्यन सबलेंका ने, सेरेना विलियम्स ने, सानिया मिर्जा ने या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यन सबलेंका ने ये जो है यूएस ओपन जीता है। देखिए, तो आर्यन सबलेंका ने फाइनल में जेसिका पेगुला को 7-5, 7-5 से हरा करके 2024 यूएस ओपन में महिला एकल जो टेनिस खिताब है इसको जीत लिया है, और यह उनका तीसरे नंबर का खिताब रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत का समुद्री व्यापार क्षेत्र कितनी दूरी तक होता है? कितनी दूरी तक का जो एरिया है वो हमारा समुद्री व्यापार क्षेत्र हो जाएगा? 300 समुद्री मील, इसे हम नॉटिकल मील भी कहते हैं, 100 समुद्री मील, 200 समुद्री मील या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वो भारत का समुद्री एरिया होगा, जहां पर हम अपना जो है व्यापार वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए, भारत का समुद्री व्यापार क्षेत्र 200 समुद्री मील लगभग 370 किलोमीटर तक विस्तारित होता है। तो 200 नॉटिकल मील बराबर 370 किलोमीटर होगा। यह आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि ईईजेड कहलाता है। ईईजेड का फुल फॉर्म याद रखना है, जिसके अंदर भारत को प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मछली और खनिज का अधिकार प्राप्त होता है, और उसे समुद्री जल के उपयोग का भी अधिकार रहता है। यानी कि 370 किलोमीटर तक अपनी सीमा रेखा में हम वहाँ पर मछली उत्पादन कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, वहाँ से तेल निकलता है तो वो हमारा रहेगा। तो 370 किलोमीटर या फिर 200 नॉटिकल मील आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए, एमएस वर्ल्ड में लेटर को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+C, Ctrl+B, Ctrl+I या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में बी को अगर आप दबाएंगे तो जो आपने मैटर सिलेक्ट किया है वो बोल्ड हो जाएगा, यानी कि गहरा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा Ctrl+C का यूज हम कॉपी करने के लिए करते हैं, Ctrl+I का यूज हम लेटर को इटैलिक करने के लिए करते हैं। ये दोनों शॉर्टकट की भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़िए, वीडियो को लाइक कर देना भैया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार हम अंतिम दिन तक आपका एनालिसिस लेकर के आएंगे। इसके बाद में आरआरबी एनटीपीसी 10+2 का, उसके बाद में जो भी आरआरबी रेलवे के एग्जाम होंगे उन सब का एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में यूपीएसआई की क्लास भी शुरू करने वाले हैं। मूल विधि स्पेशल क्लास बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 5 वर्ष? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष हो जाएगा। नगर पालिका का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। देखो, नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल नगर निगम की पहली बैठक
नगर निगम हो या नगर पालिका, पहली बैठक की तारीख से शुरू हो जाता है। यदि किसी कारणवश कोई नगर परिषद अपने कार्यकाल की समय सीमा से पहले अगर भंग हो जाती है तो विघटन के 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से चुनाव करवा लिए जाते हैं। तो ये आपका पूरा हमने बता दिया नगर पालिका नगर परिषद के बारे में। 6 महीने के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है रेलवे के द्वारा ही। पीएम मोदी की जो निजी सचिव हैं, पर्सनल सेक्रेटरीट, किसको घोषित किया गया है, किसको वर्तमान में पीएम मोदी की निजी सचिव बनाया गया है? आइए देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निधि तिवारी। निधि तिवारी को 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव बनाया गया है। याद रखना है। रेखा गुप्ता, आपको पता है रेखा गुप्ता वर्तमान में दिल्ली की जो है महिला मुख्यमंत्री बनी है। याद रखना है आपको, बीजेपी पार्टी से। देखिए, निधि तिवारी वाराणसी के महमूरगंज मोहल्ले की 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी यानी कि आईएफएस क्वालिफाइड है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव इनको नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। अगला, कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ में सीमा साझा करता है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ में सीमा साझा करता है? देखिए, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, असम हो जाएगा। देखिए, असम भारत के पूर्वोत्तर राज्य है जो भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यह राज्य नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, इन सबके साथ में भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो ये भूटान और बांग्लादेश के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। आगे बढ़िए। अगला है, एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए कौन सा डिवाइस सबसे उपयुक्त होगा? अगर किसी इमारत का आप ग्राफिक डिजाइन बना रहे हैं उसके लिए कौन सा यहाँ पर सबसे अच्छा डिवाइस होगा काम में? प्लॉटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर माउस? सही आंसर प्लॉटर हो जाएगा। जब कोई भी बड़ा आप डिजाइन निकाल रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं तो प्लॉटर का यूज किया जाता है। प्लॉटर प्रिंटर की तरह ही एक हार्डवेयर डिवाइस है। देखो, प्रिंटर के जो छोटी छोटी प्रिंट निकालने के लिए करते हैं, लेकिन बिल्डिंग का अगर आपको प्रिंट निकालना है तो बड़ा प्रिंट निकालने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने देखे होंगे, वो होर्डिंग्स भी प्लॉटर के माध्यम से बनते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग वेक्टर ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर किसी भवन के डिजाइन को प्रिंट करने का सबसे अच्छा उपकरण होता है। अगला देखिए, प्रश्न थोड़ा ज़्यादा है तो स्पीड भी हम थोड़ा सा तेज रखेंगे। स्वदेश सेवक ग्रह किस स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? यानी स्वदेश सेवक ग्रह कौन से जो आंदोलन हुआ था उससे संबंधित है? बंगाल विभाजन, गदर आंदोलन, 1857 क्रांति या कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गदर आंदोलन से संबंधित है स्वदेश सेवक ग्रह। देखिए, तो स्वदेश सेवक ग्रह गदर आंदोलन से संबंधित है। यह एक ऐसी पहल थी जिसे गदर पार्टी के क्रांतिकारी विचारों के प्रभाव में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सदस्यों के द्वारा स्थापित किया गया था। गदर पार्टी से संबंधित है। राजस्थान से होकर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी जो राजस्थान में निकलती है और राजस्थान में बहती है? बेतवा, गंगा, लूनी, गोमती। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। ठीक है। देखिए, लूनी के बारे में कुछ जानकारी देखिए। लूनी पश्चिमी राजस्थान राज्य की एक नदी है। अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती है, थार रेगिस्तान से गुजरती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के यह विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में यह समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अजमेर से निकलती है, ध्यान रखना है। अगला है, 2025 में UNFCCC कोप 30 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? UNFCCC कोप 30, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, चाइना? सही आंसर सी, ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। देखिए, 2025 में UNFCCC कोप 30 की मेजबानी ब्राजील करेगा। यह सम्मेलन 10 से 21 नवंबर 2025 तक बेलेम में आयोजित किया जाएगा। करंट अफेयर आपका भर भर के पूछ रहे हैं भैया, ठीक है ना। अपने मेन चैनल सक्सेस जंक्शन पर हमने करंट अफेयर की आज एक वीडियो डाली है, आप लोग सर्च करके देख लेना, उससे काफ़ी सारे प्रश्न आपके फंसेंगे, है ना। तो सक्सेस जंक्शन सर्च करके देखना, वो हमारा मेन चैनल है। 1,21,000 सब्सक्राइबर हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न था, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो ऑप्शन हमको नहीं पता है, लेकिन आपको बता देते हैं कि इन वनों में कौन से वृक्ष मिलेंगे आपको। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन इत्यादि जो वृक्ष हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजातियां रहेंगी। ध्यान रखना, इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया गया होगा। आगे बढ़िए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? सेक्स रेशियो पूछ लिया था, 943 है वर्तमान में भारत का सेक्स रेशियो। कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। यह लिंगानुपात 2011 की जनगणना की तुलना में बढ़ा है। 2011 में 933 था, ध्यान रखना। 2001 में 933, 2011 में 943। ठीक है। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। भारत में वर्तमान महिला श्रम शक्ति भागीदारी कितना % है पूछा गया है, तो वर्तमान में 41% है। देखिए,
पूरा बता देते हैं आपको। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी हाल ही के वर्षों में वृद्धि देखी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, 2022-23 में 37 से 41.7 तक पहुंच गई। 2022-23 में 37 थी, 23-24 में 41.7 तक पहुंच गई है। यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक केंद्रित है, जहां महिला श्रम बल भागीदारी 2017-18 में 24 थी और अब 41.5 तक बढ़ गई है। ठीक है, अगला देखिए, मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? हमने कहा था मनमोहन सिंह जी से प्रश्न पूछा है, तो अब रतन टाटा से भी प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो नए मतलब कि प्रश्न हैं करंट अफेयर के, ये आपको देख करके जाने हैं। देखो, मनमोहन सिंह जिनका जन्म 1932 में हुआ था, 2024 में इनका देहांत हो गया, एक भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे जो भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? 2004 में पहली बार बने थे और 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है, G20 के और जो एलपीजी पॉलिसी है ना, एलपीजी पॉलिसी, तो जब ये लागू की गई थी तो ये भारत के वित्त मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना, आगे पूछ सकते हैं। G20 के 2024 का अध्यक्ष कौन था? यानी कि इससे पहले जो G20 की बैठक हुई थी उसका 2024 का अध्यक्ष कौन था? तो लूला डी सिल्वा जो ब्राज़ील के प्रधानमंत्री हैं, ये उस टाइम पे 2024 के अध्यक्ष थे। अब 2026 में कौन होगा? 2026 में अमेरिका करेगा मेज़बानी, 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील ने की, 2025 में दक्षिण अफ्रीका के पास होगी। तीनों हमने आपको बता दिया है, ठीक है? और 2026 में कौन करेगा? अमेरिका करेगा, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से किसे चुना गया है? तो आईएसए के अध्यक्ष दोबारा से आरके सिंह को बनाया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग से एक प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो स्टूडेंट्स को याद नहीं रहा है, लेकिन एक प्रश्न नीति आयोग से पूछा गया था। चलिए आप बता दीजिए, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पीएम मोदी जो है वो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसको हटा करके 2014 में नीति आयोग की स्थापना की गई। कुछ यही प्रश्न आपके नीति आयोग से बनेंगे और प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, सिलोन किसका पुराना नाम हुआ करता था? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन हुआ करता था। देखिए, सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम था। 1948 में यह देश ब्रिटिश राजघराने से स्वतंत्र हुआ, लेकिन 1972 तक इसे सिलोन के नाम से ही जाना जाता था। 1972 में श्रीलंका जो है इसका नाम रख दिया गया, 1972 तक इसको सिलोन ही कहते थे। ब्रिटिश लोगों ने 1948 में जो है इसको स्वतंत्र किया था। तो ये आज के प्रश्न थे, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके कॉल करके आपको अपने नोट्स ले लेने हैं, अभी से तैयारी करना है, ठीक है ना, एनटीपीसी 10+2 लेवल के। ये हमारा फेसबुक पेज है जिसको आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर और एमसीक्यू डालते रहते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर अपने दोस्त तक, हर एक ग्रुप में जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। इसी तरह डिटेल एग्जाम एनालिसिस हम करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।